हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी कंटिन्यू रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट द टर्म नोन एज नॉर्मेलिटी एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसकी हम बात करेंगे आज। देखिए, स्टार्ट करते हैं विद द टर्म नोन एज नॉर्मेलिटी एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को पढ़ने से पहले हमें नॉर्मेलिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पहले हम नॉर्मेलिटी समझते हैं, फिर हम आएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे। देखिए, मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ आपको। कोरिलेट से मतलब मेरा, हम नॉर्मेलिटी और एक जो टर्म हमने पहले पढ़ लिए मोलारिटी, इनको आपस में कोरिलेट करते हैं ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए। ये हम पढ़ चुके हैं मोलारिटी क्या होता है। उसी के फॉर्मूले से मैं कोरिलेट करूंगा नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को, फिर हम समझेंगे चीजों को। वन मोर थिंग दैट कि जहां मोल 1 में हमने पहले डिस्कस किया है, मोलारिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्वेश्चन वाइज अगर देखा जाए तो। वहीं मोल 2 जो भी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, यहाँ पर आपका नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, वैसे मैंने उसके लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे पीएच कैलकुलेशन की जब बात आती है, वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होती है वो नॉर्मेलिटी है, और वहाँ मैंने इसके बारे में डिटेल केसेस बना रखे हैं। तो यहाँ हम इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, या कह लीजिए कि भाई मोल 2 में हम नॉर्मेलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बात नहीं करेंगे, पर ठीक है, हमें एक आइडिया होना चाहिए। सो पहले मैं इसकी बात करता हूँ, फिर हम इसको कोरिलेट करते हैं। हमने बात की थी मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें भैया आपका लीटर में होना चाहिए, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और फिर हम लोग जो पहले मोल निकालना सीखते हैं हम लोग, मोल इज व्हाट, गिवन मास बाय मोलर मास, एक बात ये। और एक हम यहां से लिखना चाहें तो कि मोल इज व्हाट, m इंटू वी, एंड वॉल्यूम ऑब्वियसली किसमें, यहाँ पर ये लीटर में है। और एक टर्म होती है दैट इज मिली मोल्स। सो मिली मोल्स में हम क्या करते हैं भाई, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम किसमें आपका, ml। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। और मिक्सिंग की हम बात करते हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में क्या होता है कि भाई m1v1 इक्वल टू m2v, ये वाला केस है डाइल्यूशन का हमारा, इज द केस ऑफ डाइल्यूशन। और मिक्सिंग में हमने बात की थी बेटा कि m फाइनल इज व्हाट, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन फाइनल वॉल्यूम, दैट इज v1 प्लस v2। अगर दो कंपोनेंट है तो दो मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं तो m1v1 प्लस m2v2, 3 है तो आगे प्लस m3v3 आ जाएगा, नीचे v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। ये सब हम बातें कर चुके हैं। इससे ही मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, देखिए नॉर्मेलिटी को। सो नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला क्या नॉर्मेलिटी का। पहली बात तो हमें पता है कि नॉर्मेलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोलारिटी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। इट इज व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है आपका। क्या फर्क है, वहां ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ था, यहाँ ऊपर आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है। पहला डिफरेंस ये। दूसरी बात, जब हम मोलारिटी पढ़ते हैं उससे पहले हमें हाउ टू कैलकुलेट मोल, वो भी निकालना आना चाहिए, मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, आपको उसके बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो मेन फॉर्मूला आपका नॉर्मेलिटी का ये हो गया, ये सुनो। तो यहाँ पर भी अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात की जाए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये कैसे लिखा जाता है, एक तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ n इंटू वी, इन लीटर, एक ही लिखा जाता है, इसके बाद में बात करेंगे। फिलहाल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज व्हाट, बेसिकली इट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आप कह सकते हैं। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं उसको, आप लिखें W बाई दैट इज गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। उसी प्रकार से यहाँ क्या था, गिवन मास में मोलर मास, यहाँ क्या था, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, हमने पहले मोलर मास निकालना सीखा था, यहाँ भी हम पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं। अब इक्विवेलेंट वेट भी हम जानते हैं क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज व्हाट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, या आपका वी से वैलेंसी फैक्टर। ये सब बातें हो सकती है, एग्री और नॉट।
ये सुनो, हम कर सकते चीजें। अब दो पहले इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जैसे हमने मोल्स निकाला था, ऐसे ही यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज व्हाट, सिंपली n इंटू वी, n इंटू वी लीटर में। फिर यहाँ मिली मोल्स निकाले थे, तो यहाँ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स अगर मैं निकालूं, इट इज नंबर ऑफ मिली ग्राम इक्विवेलेंट, तो सिंपली n इंटू वी, और ये आपका वॉल्यूम किसमें, ml। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने लगभग लगभग सारे फॉर्मूले कोरिलेट कर दिए। ऐसी जो डाइल्यूशन की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1v1 इक्वल टू n2v2। मिक्सिंग की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फाइनल इक्वल टू n1v1 प्लस n2v2 बाय v1 प्लस v2 एंड सो ऑन। बट फिर से एक बात कहूंगा कि यहाँ पर इस लेक्चर में, या मेरा कहने का मतलब है कि मोल 2 में जो ये मिक्सिंग वाला केस है हमारा, जिसे हमने पढ़ा था, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ा था, या नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग हम नहीं पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में ड्यूरिंग द पीएच कैलकुलेशन। पर ठीक है, फिर भी आपको बेसिक आइडिया जरूर दूंगा यहाँ पे। तो ये हमारा मेन पार्ट आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, जैसे हमने कहा कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आती है कि आपको डील करना होता है बार बार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से, वो कैसे निकाले जाता है। तो मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, पहला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका ये, और दूसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका ये। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बनता है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, उसकी हम बात करते हैं। एक बार उसको उतारिए फटाफट आप। ठीक है बेटा, तो देखिए अब जो बाकी वाला पार्ट है मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, कि एक तरीका और है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, उसको हम देखते हैं। वैसे मैंने पहले लिख दिया है, वो उसी का एक फॉर्म है, तो बात करता हूँ किस वाले का वो फॉर्म है। सो लुक एट दिस। सो देखिए हमने क्या लिखा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, नीचे वाले फॉर्मूले को यूज करके, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज व्हाट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या आपका, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज व्हाट, द मोल्स। तो ये आपका मोल्स, और ये एन फैक्टर आपका ऊपर चला जाएगा, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो कहने का मतलब है कि हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तीन तरह से निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। फर्स्ट वन इज व्हाट, W by E, सेकंड वन इज व्हाट, N इंटू वी, एंड थर्ड वन इज मोल इंटू एन फैक्टर। ये तीनों में ध्यान रखना है। और जब भी बात ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मिलीग्राम इक्विवेलेंट की आएगी तो हम समझते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है हमें ml में लेना है। बाकी आपको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में चीजें करूंगा। अब जो इंपॉर्टेंट बातें, फर्स्ट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन फॉर्मूला आपका अब डायरेक्टली लिखेंगे N1V1 इक्वल टू N2V2, और मिक्सिंग फॉर्मूला हमारा देखो, अब मिक्सिंग फॉर्मूला लिख तो रहा हूं, देखो मैं यहाँ पर लिख तो रहा हूं मैं, बट इसमें कंडीशन है, मैं N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 मैंने ऐड किया। अभी बात ढंग सुनना है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे N1V1 क्या है, N1V1 इज व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक तरह से देखो इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वहां पर M1V1 था क्या, नंबर ऑफ मोल्स था ड्यूरिंग मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। यहाँ जो मिक्सिंग की जा रही है, मिक्सिंग कैसे, एसिड में एसिड मिक्स कर रहे हैं आप, या बेस में आप बेस मिक्स कर रहे हैं, दो सेम तरह की एंटिटीज को मिक्स कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर एसिड में बेस मिक्स कर देंगे तो इस तरह की बात नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम फिलहाल इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। पर ठीक है, मैं आपको इस पर क्वेश्चन करा दूंगा आपको मैं, ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है ये बात। तो कुल मिला के मैं इस पूरे पार्ट को समराइज करता हूँ कि हमें क्या फॉर्मूले ध्यान रखने। एक लास्ट चीज और बच रही है, मैं उसको लिखता हूँ फटाफट से। देखिए तो देखिए मैं इसको यहीं लिख देता हूँ कि नॉर्मेलिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या लिखता हूँ, मोल इनटू एन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो नॉर्मेलिटी इज व्हाट, मोल इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर, और नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, मोलैरिटी इज व्हाट, मोलैरिटी। तो ये क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है किसमें, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। कि कई क्वेश्चन में अगर आपसे नॉर्मेलिटी पूछा है और क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है, या आपको मोलैरिटी निकालना इजी लगता है, तो आप मोलैरिटी निकाल लें, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट नॉर्मेलिटी। अब इन सभी बातों को मैं क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। जो हमें पॉइंट की फॉर्म में याद करना उसको मैं लिख रहा हूँ। देखिए इसको उतारिए, मैं फिर इसको रब करता हूँ। ठीक है ना, चलो देखो।
तो उनको एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप जो भी चाहे लिख लीजिए. फर्स्ट वन, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. एक तो ये फॉर्मूला आपका, और एक नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, या इसको आप वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं. और जैसे कि मोलारिटी की यूनिट क्या थी हमारी, मोलर. हम क्या लिखते थे, वन, हम लिखते थे 1 मोलर सॉल्यूशन. इट इज व्हाट, 1 मोलर सॉल्यूशन. तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में. ये था 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ऐसे मान लो मैं 1 कैपिटल एन लिखता हूँ, उसको बोलते हैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन. क्या मतलब इसका कि 1 कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या था, 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में. यहाँ क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसके आगे हम बात करेंगे, फिर आज को मैं नहीं लिख रहा. और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ध्यान रखनी, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कई बार बुक्स पे ग्राम इक्विवेलेंट की जगह सिर्फ इक्विवेलेंट लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना. ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या इक्विवेलेंट बोलो, बातें सेम है. तो फर्स्ट वन N into V, second one mole into N factor, the last one is what, weight upon equivalent weight, given weight upon equivalent weight. तो बेसिकली जो ऊपर वाले दो फॉर्मूले हमारे, ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको ज़्यादा यूज में देखने को मिलेंगे बार बार, पर ठीक है ये भी ज़रूरी है. तो मैंने तीनों तरीके लिख दिए हैं, बट मोस्टली आपको ये दोनों फॉर्मूले ही बार बार यूज करने होंगे. जैसे ही ग्राम के साथ, जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट के साथ मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो आपको समझ जाना है कि हमें क्या क्या बदलाव करने हैं. आप यस सुनो, यस सुनो, उसको उतारो. मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट से जल्दी, ठीक है. चलो, तो पहला क्वेश्चन यही हमारा. सो क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग. हमसे मिली इक्विवेलेंट पूछ रहा है. फर्स्ट वन 0.49 ग्राम H2SO4, दूसरा है आपका 20 ml ऑफ सेमी मोलर H2O2, और थर्ड हम लोग कर लेते हैं 20 मिलीग्राम NaOH. तो देखिए, तीन बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि हम लोग आइडिया मिल जाए कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज व्हाट, सिंपली N इंटू V, लीटर में है ये, मोल इंटू एन फैक्टर, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. और चूंकि हमें यहाँ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो उसके हिसाब से हमें चीज़ों को बदलना होगा. ठीक है, हम देखते हैं कैसे. फर्स्ट वन, सो मास गिवन है, तो मास से हम मोल निकाल सकते हैं, एन फैक्टर में पता है, तो हम यूज करेंगे सेकंड वाले पार्ट को. सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, इज व्हाट, मोल गिवन मास बाय मोलर मास into n factor 2 into 1000. हाउ, अगर मुझे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालना है, तो मेरे पास मोल्स की जगह क्या होना चाहिए, मिली मोल्स होने चाहिए. ऑब्वियस सी बात है. तो पहले मैंने मोल निकाले, गिवन मास और मोलर मास 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिली मोल्स हो गया. H2SO4 हम जानते हैं, इट कैन एबल टू फर्निश 2H+ आयन. ये 2H+ आयन लिबरेट कर सकता है. इन फैक्टर कितना है इसका, 2. ये सुन लो, हम सॉल्व करें बेटा. इट इज 49/98 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 1000. तो ये आपका कैंसिल हो गया. इट इज 10 मिली इक्विवेलेंट्स. यस और नो, ठीक है. इस वाले पार्ट की बात फिर से आपको वेट गिवन है, फिर से अगेन नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स. तो हम क्या करेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर ही यूज करेंगे यहाँ पर भी. तो सिंपली
20/40, ये पहले से ही मिलीग्राम में है तो डायरेक्टली आपको मिलीमोल्स मिल गए, इनटू एन फैक्टर। हम जानते हैं NaOH जो है एक OH आयन सॉल्यूशन में फर्निश कर सकता है, लिबरेट कर सकता है, एन फैक्टर इसका 1 है, या आप कह सकते हैं इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी है, 1 है। यहाँ इसकी बेसिडिटी कितनी है आपकी, 2। क्लियर। चलो इसकी हम बात करें तो इस बार देखो आपको मोल निकालने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज क्वेश्चन में मास नहीं गिवन है बट आपको वॉल्यूम गिवन है। इट मीन्स कि हम फर्स्ट वाली अप्रोच यूज करेंगे इस बार। सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज व्हाट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम पता है पहले से ml में, कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 ml पुट करना है, बट नॉर्मलिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज व्हाट 1/2 मोलर, सेमी मोलर। हम जानते हैं कि मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन है, दैट इज नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले इसके बारे में। सो मोलैरिटी को मैं एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, सो मोलैरिटी इज व्हाट 1/2 इनटू एन फैक्टर कितना है 2। हाउ एन फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2, मैंने आपको पिछली क्लासेस में लिखवाया है। H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसका एन फैक्टर कितना होता है हमारा 2। क्लियर। इनटू वॉल्यूम दैट इज 20 ml। क्लियर। दिस इज N इनटू V। सिंपली आप देखेंगे इट इज 20 मिली इक्विवेलेंट्स, इट इज 20 मिली इक्विवेलेंट्स। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जहां हम लोग नॉर्मलिटी की बात करते हैं। अभी हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना सीखा है, अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी की। एक बात उतारिए फटाफट से आप। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ फॉलोइंग। First one, 0.49 gram of H2SO4 in 250 ml of solution. First one. Second लिखते हैं हम लोग भाई 7.4 gram of calcium hydroxide in 100 ml of solution. Yes or no? चलो, so simply normality is what, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ बार बार, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ये फॉर्मूला आपका। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना वाली बात है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सिंपली वी डू व्हाट, मोल इनटू एन फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। सिंपली मोल इनटू एन फैक्टर, तो मोल इज व्हाट गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर कितना 2। आप इसको यहाँ पर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। मैंने यूज किया मोल इनटू एन फैक्टर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट 250 ml, दैट इज 0.25 लीटर होगा आपका। क्लियर। तो सिंपली अगर इसको हम सॉल्व करें बेटा, तो ये तो आपको 1/4 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 49/98 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, क्लियर। तो कितना जाएगा देखिए आप, इट इज बाई 2 2 4/100, इट इज 0.25 वापस चेक कर लें एक बार, इट इज 1/4 4 ऊपर चला गया। ठीक है, 49 इट इज 1/200। ठीक, क्लियर। 2 से कट गया हमारा। ठीक है, तो 100/4। ठीक है, पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, आई रिपीट 0.25 gram equivalent of H2SO4 is present in 1 liter of solution. This is the meaning of 0.25 normal solution. कि 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है H2SO4 के 1 लीटर के सॉल्यूशन में। क्लियर। चलो इसकी हम बात करते हैं। सो अगेन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं फिर से यूज कर रहा हूँ मोल इनटू एन फैक्टर, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होगा 74। अब निकालना, कैल्शियम 40 है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 32,
हाइड्रोजन का 234 और 4074 मोल इनटू एन फैक्टर में दिख रहा है। इट कैन फर्निश 2H आयन, तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी है आपकी 2 है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100/1000 दैट इज 1/10। तो अगर यहाँ से हम देखें फिर से बेटा, इट इज 74 इंटू 10 इंटू 2 और इंटू 10। सब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2, आई होप सो करेक्ट होना चाहिए। इट इज 2 नॉर्मल सॉल्यूशन, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं 100 ml ऑफ इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उतारो में क्वेश्चन और लिखते हैं। सो नेक्स्ट वन देखिए बेटा, कैलकुलेट weight of K2Cr2O7 present in 20 ml of its decinormal solution। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वेट ऑफ K2Cr2O7 present in 20 ml of its decinormal solution। मतलब आपसे इस बार वेट पूछा है। तो पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, मैं देखो क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मलिटी कितना है 1/10, दिस इज व्हाट डेसिनॉर्मल, नॉर्मलिटी गिवन है आपको, वॉल्यूम आपको ml में गिवन है 20, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया लीटर में। ठीक है, ये वॉल्यूम इन लीटर हो गया। अब देखो हमसे वेट पूछा है तो हम लोग को कैसे निकालने हैं, तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मोल्स आते हैं। वापस देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब मैं निकालता हूं तो एक तो मोल इनटू एन फैक्टर वाले पार्ट में आता है, तो मोल इज व्हाट गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहां से निकाला जा सकता है। और एक हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज व्हाट, सिंपली इट इज व्हाट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो यहां से भी वेट निकाला जा सकता है। यस और नो। और ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप सभी टर्म्स को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने लिखा W/E, तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह N into V भी लिखता हूं। दिस इज व्हाट N into V, वॉल्यूम किस में, लीटर में, तो दोनों बराबर कर सकता हूँ, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, दोनों ही तरीके हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की। ये सुनो, चलो तो N into V हम करें तो नॉर्मलिटी 1/10, वॉल्यूम हमारा इट इज व्हाट, तो इसे मैं फिलहाल चलो 20 इंटू 10/3 लिख रहा हूँ मैं। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वी नो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। सो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, K2Cr2O7 का कितना होता है बेटा हमारा, इट इज 294। आप निकालेंगे पोटेशियम 39, क्रोमियम आपका 52, ऑक्सीजन आपका 16, उससे निकालेंगे यू विल गेट 294 बाय एन फैक्टर कितना हमारा 6, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा हमारा 49। मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा कि इस टॉपिक में एन फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 होता है, एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है, बैन 153, बेसिक मीडियम में 1, एसिडिक में 5, स्लाइटली बेसिक या उसको न्यूट्रल मीडियम कहते हैं वहाँ आपका 3, बेसिक का मतलब स्ट्रॉन्गली बेसिक, तो ध्यान रखना उस चीज़ को हम लोग। तो यहाँ कोरिलेट करें तो गिवन वेट हमसे पूछा, W मान रहे हैं उसको बाय 49, यस सुनो, उसको आपसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, विल गेट हियर, सो W इक्वल टू इट इज 20 इंटू 49 बाय, तो ये 0 कैंसिल, 98/1000 इट इज 0.098, 0.098 ग्राम। ठीक, करेक्ट, ये सुनो बात समझ में मेरी। उसको उतारो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग जो हमसे जेई में पूछा गया है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए प्लीज,
मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, देखो ये हमसे पूछा जेई 2020 में, यस जेई 2020 में पूछा हमसे। देखिए 100 ml solution was made ना, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे जेई में। So question is what? 100 ml solution was made by adding 1.43 gram of this salt. The normality of solution आपको गिवन है 0.1, वैल्यू ऑफ x पूछा, तो ये जो x जो है ये हमसे पूछा गया। सो पहली बात देखो, यहाँ पर मैं वॉल्यूम गिवन है, गिवन वेट गिवन है, और हमसे x का वैल्यू पूछा गया। सिंपली वी ऑल नो, पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका। चलो पहले फॉर्मूला देखो, नॉर्मलिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें हमारा भाई, लीटर में। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें भाई, लीटर में। अब ये बात समझिएगा, देखिए हमने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली मुझे एक्स का वैल्यू तभी मिलेगा जब मैं इसे कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट वेट से कोरिलेट करूं। किस प्रकार से, देखिए एक्चुअल में यहाँ जो वेट है वो क्या है हमारे पास, वो तो हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसी वेट में आपका एक्स वाला टर्म इन्वॉल्व है। कैसे, देखिए कैसे बेटा। सो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की यहाँ बात करता हूँ, इट इज व्हाट, Na2CO3.XH2O। तो Na2CO3 का वेट कितना है, 23 और 2 26, कार्बन 12 और 48, ये आपका आएगा 106 प्लस 18x। ये करोगे आप, H2O कितना आपका 18, उसको x मान लिया मैं, इससे कितना आपका 23 और 2 46 प्लस 12 58 प्लस आपका ये बनेगा बेटा 48, 58 और 48 आपको बनेगा 106। ठीक है, ये लिखा हमने। So equivalent weight is what? Molecular weight by n factor, that is 2. Yes or no? How the n factor is 2? ये पता ना equivalent weight कैसे निकालते हैं, given weight upon n factor। तो n factor 2 कैसे आया, हमें पता है कि Na2CO3 सॉल्ट है, Na2CO3 डॉट XH2 एक सॉल्ट है, और सॉल्ट का n factor क्या होता है, salt and factor is what, either पॉजिटिव चार्ज और either नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव कितना है, सो मैं तोड़ता हूँ मान लो Na2CO3 को, आपको पता नहीं ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट द हाइड्रेटेड पार्ट, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये एज इट इज रहता है हमेशा। तो कैसे टूटेगा बेटा आपका ये, इट इज व्हाट 2Na प्लस एंड दिस इज कार्बोनेट आयन CO3 माइनस 2। तो पॉजिटिव चार्ज भी 2 है, नेगेटिव चार्ज भी 2 है, तो एन फैक्टर वाला कितना गया 2। तो ये हमने लिखा। अब थोड़ा आगे देखिए, अब वेट की बात कर रहे थे, क्वेश्चन में हमें वेट गिवन है 1.43 ग्राम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा, वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.43 ग्राम। तो अब इक्वेशन थोड़ा फर्दर लिखते हैं आपस से। तो नॉर्मलिटी इज व्हाट हियर, नॉर्मलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है भाई कितना है, इट इज 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन इक्वल टू वेट दैट इज 1.43 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अगर थोड़ा इसको मैं फिल्टराइज कर दूं, चलो मैं फिलहाल एज इट इज लिखता हूँ पूरा, देखो तो इट इज 1.43 अपॉन 106 प्लस 18x, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, इनटू वॉल्यूम कितना हमारे पास बेटा 100 ml, दैट इज व्हाट 0.1 लीटर। क्लियर, इसे आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर इज व्हाट 10। तो ये हमारा क्वेश्चन था जेई का, जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस ठीक है थोड़ा हमें यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यस और नो। तो ये हमने नॉर्मलिटी वाले पार्ट का डिस्कशन किया। एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको यहाँ पर डाइल्यूशन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसको तारीफ फटाफट से एक बार। तो देखिए इस क्वेश्चन, a dilute solution of H2SO4,
देखिए बेटा, क्वेश्चन गिवन है कि अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज मेड बाय एडिंग 5 ml ऑफ 3 नॉर्मल H2SO4, 5 ml ऑफ 3 नॉर्मल H2SO4 टू 245 ml ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कहाँ से कहाँ किया है, 5 ml से 245 ml तक की डाइल्यूट किया है। फाइंड द नॉर्मेलिटी एज वेल एज मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। देखो, जो आपको मैंने सिंपल सी बात अप्रोच बताई थी कि डाइल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो कुछ नहीं यूज करना है, मैं सिंपल बस डायरेक्टली फॉर डाइल्यूशन वी कैन यूज N1V1 इक्वल टू N2, दैट्स ऑल। बस तो सेम कॉन्सेप्ट हमने मोलैरिटी में यूज किया था, हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मेलिटी 3 वॉल्यूम 5 इक्वल टू N2 कितना हमारा बेटा निकालना हमें फाइनल, और ये आपका 240। देखो दोनों तरफ वॉल्यूम मैंने ml में लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज अगर लीटर में करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 1000 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका 15, इसको अगर आप इससे काटेंगे तो इट इज 4 9 टाइम्स, तो N2 इज व्हाट 3/49, दैट इज 0.0 350 लगभग इतना आना चाहिए, 0.6 नॉर्मल। तो जो नॉर्मेलिटी हमारी है 0.06, फर्स्ट ऑप्शन। तो मोलैरिटी ऑब्वियसली हम जानते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू व्हाट, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी इज व्हाट, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर कर लीजिए। तो मोलैरिटी की जगह हमारा नॉर्मेलिटी कितना है 0.06, एन फैक्टर कितना है 2, दैट इज 0.03 मोलर। तो इट इज व्हाट 0.03 मोलर, सेकंड ऑप्शन। एन फैक्टर 2 पता है कैसे बेटा, मालूम है, H2SO4 की हम बात कर रहे हैं। इट इज व्हाट डाई बेसिक एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी है 2 है। ठीक है, चलो तो ये हमने बात करी ऑल अबाउट द टर्म नॉर्मेलिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा यहाँ इस चैप्टर में मकसद नहीं है कि नॉर्मेलिटी बढ़ाऊँ आपको डाइल्यूशन की, या फिर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग बढ़ाऊँ, वो आगे हम बात करेंगे आयनिक में। यहाँ सिर्फ मेरा मेन मोटिव था कि आपको हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो आपको निकालना आना चाहिए। वो अगर आपको निकालना आता है तो जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, आप बहुत इजीली कर लेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक, कुछ भी नहीं। देखिए, सो नाउ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो, पहली बात, नो नीड टू बैलेंस इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप एक तरह से एप्लीकेशन भी है आपका। हमने पहले पीओएससी की बात करी थी यार, मोल कॉन्सेप्ट पर हमने। तो यहाँ भी हम क्या कहते हैं कि क्वेश्चन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये बेसिकली हम पीओएससी एक अलग चीज़ है। ये बेसिकली आप कह दीजिए कि जो रिडॉक्स वाली कैलकुलेशन है, रिडॉक्स वाली रिएक्शन है, वहाँ पर ये बहुत एक तरह से बेनिफिशियल अप्रोच है हमारे लिए। ठीक है, सेकेंड वन, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, number of gram equivalent of all the components of a reaction are equal। बात करेंगे कैसे इसको, एक तरह से और भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ gram equivalent of reactant consumed equal to number of gram equivalent of product produces। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग, कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पर। कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें ऑब्वियसली कुछ रिएक्टेंट होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे। हो सकता है 2 रिएक्टेंट हो, 2 प्रोडक्ट हो सकता है 1 हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, पॉसिबल रहेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर फिक्स नहीं हो, तो ये पॉसिबल है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इतनी सी बात बोलता है कि किसी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उन सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। उन सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, लिखते हैं हम लोग। और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ reactant consumed equal to number of gram equivalent of product producers। दोनों बातें सेम ही है। तो मैं लिखता हूँ उसको, देखो
जब मान लीजिए रिएक्शन हमारे पास A प्लस बी गिव्स C प्लस D, हमने मान लिया इट इज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ने क्या बोला है कि किसी भी रिएक्शन में कितने भी कंपोनेंट हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, उस सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे. तो व्हाट वी से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, D. मतलब कि A B C D 4 रिएक्टेंट प्रोडक्ट थे यहाँ पर, उन सभी के इक्विवेलेंट्स क्या है, बराबर है. दिस इज द मेन थिंग. अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, उस पॉइंट पर हम आते हैं. देखो मान लो क्वेश्चन में A के बारे में कुछ बताया गया, B के बारे में कुछ पूछा गया. A का इन्फॉर्मेशन दिया, B के बारे में पूछा, तो क्या करेंगे, A के इक्विवेलेंट इक्वल टू B के इक्विवेलेंट, बस जो भी दिया है, जो भी पूछा है, उसको आपस में सॉल्व करेंगे. यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में A के बारे में कुछ दिया है और D के बारे में कुछ पूछा है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D लगाए, जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी है, हमसे बताई गई है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. एक और बात, इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन में नॉमिनलिटी वॉल्यूम दिया है तो n इंटू वी ऑफ A इक्वल टू n इंटू वी ऑफ B इक्वल टू n इंटू वी ऑफ C इक्वल टू n इंटू वी ऑफ D. भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आप, नॉमिनलिटी इंटू वॉल्यूम से निकालते हैं. मान लो क्वेश्चन में सबका नॉमिनलिटी दिया है, सबका वॉल्यूम दिया है, तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. मान लो क्वेश्चन में सबका वेट दिया है, एन फैक्टर दिया है, मास दिया है, एन फैक्टर दिया है, मोल दिया है, एन फैक्टर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ ए इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ बी इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ सी इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ डी. तो ये वाली बात है. सबसे ज्यादा जो काम में आना है हमारे पास अप्रोच जो यहाँ पर जो यूज होगी ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करने में या कैलकुलेट करने में, वो आपका ये वाला पार्ट होगा, दैट इज यूजिंग मोल इनटू एन फैक्टर. इसीलिए पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए बिफोर व्हाट, हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़े उससे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए. ठीक है, एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ मैं एन फैक्टर का, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ. ठीक है, देखिए इससे पहले बात कर चुका हूं मैं एन फैक्टर के बारे में, फिर भी लिख देता हूं मैं. तो KMnO4 की बात कर लेते हैं हम लोग. बहुत सिंपल सी बात है, बैन 153 स्ट्रांगली बेसिक मीडियम एन फैक्टर 1 है, एसिडिक मीडियम में 5 है, स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल में 3 बोलते हैं. सेकंड हमारे पास जो है K2Cr2O7, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसका एन फैक्टर हमारे पास कितना भाई 6 है. ये सुनो. थर्ड वन H2O2, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, इसका एन फैक्टर हमेशा कितना है 2, चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे ये रिड्यूसिंग एजेंट हो. ये बातें करी थी हम लोगों ने. इस तरह से और भी बहुत से रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, ये तो मैंने बेसिक वो लिखे हैं जो आपको बार बार दिखेंगे क्वेश्चंस में. ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ. फर्स्ट देखिए, हाउ मैनी moles of acidified KMnO4 are required to oxidize 12 moles of ferrous oxalate. अब देखो ढंग सुना ही बात को है ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस की बात करेंगे. हाउ मेनी मोल ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, इस तरह की लैंग्वेज, एसिडिफाइड मतलब कि मीडियम आपका एसिडिक है. KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 12 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट. तो कुल मिलाकर रिएक्शन जो हो रही है हमारी वो इस तरह से कुछ हो रही है.
KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, FeC2O4, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या बनेगा, इसका मैंने आपको अच्छा खासा आइडिया दिया है, क्योंकि बोला गया एसिडिक मीडियम है। तुम्हें पता है कि वैसे तो मैं एन फैक्टर से भी सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली बिना इतना कुछ लिखे, बट फिर देख लीजिए एक बार, ये +7 से कहाँ जाएगा, +2 में जाएगा, बैन 153 याद है, तो Mn किस में जाएगा, +2 में। याद कर लो KMnO4 के लिए हमारे पास एक गाड़ी है, उसका नंबर है बैन 153, बेसिक 1, एसिडिक 5, न्यूट्रल 3। तो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना, 5, 7 से कहाँ गया 2, उसका एन फैक्टर कितना जाएगा 5। और मैंने आपको बहुत क्लियरली सिखाया पहले कि थोड़ा और देख लो फिर से एक बार, फेरस ऑक्सीलेट लिखा मैंने, इसको तोड़ के ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Fe+2 और C2O4 -2। ये फेरस आयन, ये आपका ऑक्सीलेट आयन। हम जानते हैं फेरस आयन को जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो उसका एक ही ऑप्शन है कि वो Fe+3 में जाए। तो मोस्टली जो कंपाउंड हमारे पास है आयरन का, वो कहा जाएगा वो Fe+3। तो ये +2 से कहा गया भाई +3 में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ हम जानते हैं कि C2O4 में हमारे पास जो कार्बन होता है बेटा, ये +3 में होता है, और ये हमेशा इधर क्या बनाता है, CO2 बनाता है। क्या बनाता है हमेशा, ये CO2 बनाता है। तो यहाँ ये +3 में है, और यहाँ से ये गया +4। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, कुछ रिजल्ट हमें ध्यान रखने होंगे। ऑक्सीलेट आयन हमेशा CO2 में जाएगा, Fe+2 हमेशा Fe+3 में जाएगा। हमने कुछ हाइपो के लिए भी बात कही थी, सल्फर वहां से 2 से 2.5 में जाता है। चलो बाद में बात करेंगे उसकी, यस और नो, ये हमने लिखा। अब देखो हमारी जो अप्रोच है, हमें सिंपली क्या करना है, यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वी सिंपली डू कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 is what equal to equivalence of FeC2O4। तो ध्यान रखना, अगर आपको एन फैक्टर निकालना नहीं आता तो अभी आप इसको मत पढ़िए, आप वापस पीछे जाइए, एन फैक्टर निकालना सीख के आइए। तो इसका एन फैक्टर तो हाँ, तो मोल इंटू एन फैक्टर करेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ आपका KMnO4 इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ आपका फेरस ऑक्सीलेट FeC2O4। तो भाई देखो आयरन +2 से कहाँ गया, +3 में। तो मैं आयरन के एस्पेक्ट में बात करूं तो एन फैक्टर कितना मेरा, 2 से 3, एक का चेंज इंटू 1, तो एन फैक्टर कितना आया 1। कार्बन 3 से कहाँ गया भाई, 4 गया, ये एन फैक्टर 1 कह लो। कार्बन के एस्पेक्ट में एन फैक्टर 2 बोल लो। 3 से कहाँ गया 4, एक का चेंज आया, इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 है, तो ये आपका तो नेट एन फैक्टर कितना गया मेरे पास, 3, कितना जगह पे 3, ठीक है। सो हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मोल इनटू एन फैक्टर कितना हमारे पास इसका 5 इक्वल टू मोल कितने हैं 12, एन फैक्टर कितना है 3। सही समझ में, एन फैक्टर 3 कैसे, तो वैसे आपको पता होना चाहिए बेटा, मैं कई बार इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल इज व्हाट, सिंपली 36/5, इट इज 7.2। जो भी है ठीक है, निकाल लेना, वो बड़ा कंसर्न नहीं है। दूसरी बात बेटा, एक और चीज की हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में मास भी, हाउ मच अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 का क्वेश्चन भी आता था, हाउ मच अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। तो पहले मोल निकाला, मोल को KMnO4 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगा बस अबाउट, यस और नो। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन से आज मैंने स्टार्टिंग करी है। आज के लिए इतना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट डिटेल सेशन, जहां पर मैं 0 से लेकर एडवांस तक जितने क्वेश्चन बनते हैं पूछे गए हमसे, वो सब डिस्कस करूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।